नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक जियोग्राफी का एक पार्ट है जिसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं, जिसको हम भूकंप कहा जाता है। जिसको उसमें सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो टॉप 55 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग देख लीजिए। पहले मैं एक संक्षिप्त रूप में आपको रूपरेखा तैयार कर देता हूं, ताकि बाद में कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो। सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, भूकंप के कारण देखेंगे, तथा मानवीय कारण कौन से हैं तथा प्राकृतिक कारण कौन से हैं भूकंप आने के, भूकंप केंद्र क्या होता है, अभिकेंद्र क्या होता है, तथा भूकंप की कितने प्रकार की तरंगे होती हैं। तो हम सारी चीज़ों को जो है बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद किस यंत्र से भूकंप को जो नापा जाता है, तथा सबसे अंत में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं। तो इतनी चीज़ें हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने वीडियो इसको पूरा देख लिया, समझ लिया, मेरे साथ याद कर लिया, तो आप वनडे एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है अगर भूकंप के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझे भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक होता क्या है। तो अगर सामान्य भाषा में समझें, भाषा को गोल मटोल किए बिना समझें, तो इसका शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब होता है कि जब पृथ्वी हिलती डुलती है उसी को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की जब सतह हिलती डुलती है तो उसी को भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम शाब्दिक भाषा में समझें तो भूकंप का अर्थ होता है भूमि का कंपन, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। इसी परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। यानी कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जब कोई भी हलचल होती है तो ये क्या ऊपर की जो सरफेस होती है हिलती है, उसी को हम भूकंप कहा जाता है। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना डुलना। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये सबसे पहला है कि भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। आप एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? उसको सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तथा अगर आपसे ये पूछे भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ में अंतर है। जो अध्ययन होता है भूकंप का उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, तथा जो भूकंप को मापने के लिए जो हमारे पास यंत्र है, जो यंत्र वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया जाता है, उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको 2 स्लाइड मैंने पढ़ाई, 2 स्लाइड आपको एकदम कंप्लीट होना चाहिए। अगला अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण भूकंप के कारण क्या है, भूकंप आते क्यों हैं। जैसे मैंने आपको बताया भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना डुलना। तो भाई पृथ्वी हिलती डुलती क्यों है, तो इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट क्या है ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, चैनल विजिट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है? पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी के अंदर क्या होती है, जब हलचल होती है तो यह मैग्मा रहता है। ठीक है, और यही मैग्मा क्या है, यही मैग्मा एक जगह ढूंढता रहता है, जहाँ पे उसको सरल जगह मिलती है वहीं से बाहर निकलता है। और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है वही लावा का रूप ले लेता है, ये बहने लगता है। तब अगर ये ऐसी प्रोसेस सब होगी तो क्या होगी, पृथ्वी हिले डुलेगी, प्लेटें इधर उधर होंगी, हलचल मचेगा। तो एक ये भी कारण है, यानी कि ज्वालामुखी भी एक कारण है भूकंप का। तो देखिए इसको हम समझते हैं। पहले देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर हलचल कहा जाता है, यह कंपन उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। ये आपको समझ गया जी, लग गया। फिर दूसरा कारण है हमारा पृथ्वी का सिकुड़ना। तो हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, इस समय हम पढ़ रहे हैं कि हमारे भूकंप क्या आते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के कारण। तो दूसरा कारण, पहला कारण मैंने आपको बता दिया ज्वालामुखी, दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना। तो पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतों में भी कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है और इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि कई खंडों में विभाजित होने लगती है। भूमि का कई खंडों में विभाजित होना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है।
अब आप एक ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी क्या धीरे धीरे सिकुड़ रही है। अगर ये पृथ्वी धीरे धीरे सिकुड़ेगी तो क्या होगा, जो प्लेटें होंगी तो ये क्या, ये भी आपस में घिसेंगी, ये भी क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। तो अगर जब प्लेटें हिलेंगी एक जगह से अपनी दूसरी जगह, तो वही भूकंप का कारण होता है, ठीक है। तीसरा कारण है हमारा जलीय भार। जलीय भार से क्या मतलब है, जब बड़े बड़े क्या होते हैं, नदियाँ बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशयों में पानी की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालते हैं, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाने के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। इन परिवर्तनों के कारण भी भूकंप आता है। जैसे ये बड़े बड़े क्या है, जलाशयों का निर्माण किया जाता है। अब जलाशयों का निर्माण करेंगे तो क्या ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, और जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो मान लीजिए यहाँ क्या प्लेटें हैं, अब प्लेटों पे दबाव पड़ेगा तो प्लेटें क्या होंगी, अपने स्थान से इधर उधर हिलेंगी। जब हिलती हैं तो ऊपर यही भूकंप का कारण बनती हैं। यह आप समझ में आ गया, जलीय भार। फिर चौथा है हमारा प्लेट टेक्टोनिक कारण। तो प्लेट टेक्टोनिक कारण क्या है, ये आप चित्र में इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको प्लेट टेक्टोनिक कारण। पृथ्वी के पटलों को प्लेटों से बना, जो पृथ्वी का पटल है, पृथ्वी का नीचे है, वो क्या है, प्लेटों से बना हुआ है। माना गया कि ये प्लेटें सरकती रहती हैं और कभी कभी दूसरी प्लेटों से टकरा जाती हैं। प्लेटें क्या होती हैं, आपस में सरकती रहती हैं और एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, ये टकरा जाती हैं। टकराने के कारण भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं जिसको कहा जाता है भूकंप केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र। ज़्यादा सा कठिन नहीं है, मैं आपको आसानी से बता दूंगा ये दोनों चीज़ें हैं क्या। बहुत ही सरल है। देखिए, भूकंप केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र क्या है। तो भूकंप केंद्र सबसे पहले समझेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थिति वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंप तरंगे मुक्त होती हैं, इसे भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है। और भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम पहुंचती हैं। यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप केंद्र के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है। अब मैं सबसे पहले आपको भूकंप केंद्र समझाता हूँ। ये क्या है, ये पृथ्वी के नीचे है, ये पूरा पार्ट है पृथ्वी के नीचे। तो यहाँ क्या सबसे पहले भूकंप की तरंगे उत्पन्न हुई। सबसे पहले क्या हुआ, भूकंप की तरंगे तो भीतर उत्पन्न हुई और इसी के जस्ट ऊपर, जस्ट इसको क्या कहते हैं, इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको भूकंप केंद्र कहेंगे। और इसी के जस्ट ऊपर 90 डिग्री में क्या होता है, यहाँ महसूस होगा हमें ऊपर, तो इसको कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। आपको समझ में आ गया क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि हमारी जैसी ये पृथ्वी है, ये हमारी कोई पृथ्वी है, यहाँ पे क्या भूकंप सबसे पहले थोड़ा महसूस हुआ। इसके जस्ट ऊपर यहाँ भूकंप, यहाँ से भूकंप बनता है जिसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और इसके ऊपर ये महसूस होगा, पृथ्वी की सतह पर महसूस होगा, जैसे हम खड़े हैं वहाँ पे महसूस होगा, तो उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है और विनाश वहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ भूकंप, यानी कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के हम प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो भूकंपीय तरंगे यहाँ पे गलती से लिख गया है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे 3, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन से 3 प्रकार हैं भूकंपीय तरंगों के, तो अब देखेंगे। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं 3 प्रकार की होती है, पी, एस, एल। इतना आपको याद रखना है, इनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी तरंगे। पी तरंगे क्या होती हैं, यह तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इनमें कणों की गति तरंगों की रेखा में सीधी होती है। आप चित्र में देखिए क्या है, सीधी रेखा बनी है, ठीक है। यह सबसे तेज गति की तरंग होती है। यह ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा सीधा पूछा जाता है, जो भूकंप की 3 तरंगे होती हैं, पी, एस और एल, इसमें से कौन सी तरंग जो है, जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल, गैस, तीनों अवस्थाओं में गुजर सकती है, तो पी तरंग होती है। इसे प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद आता है एस तरंगे। सेकंड है हमारा एस तरंगे। एस तरंगे क्या है, तो इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा है। प्राथमिक तरंगे पी तरंगों कहा जाता है, पी हमने पढ़ लिया, अब एस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। द्वितीयक या गौड़ तरंगे, इसे ऐसे भी कहा सकता है, गौड़ तरंगे, ठीक है, गौड़ तरंगे भी कहा जाता है।
इस तरंगों की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये केवल ठोस, और मैंने जैसे आपको पी बताया था कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो एस तरंग है ये मात्र इसका माध्यम ठोस है, ये गैस हो गई और तरल हो गई, इसमें जो है ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके लिए सॉलिड ही चाहिए इसको, ये ठोस में ही सिर्फ माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला हमारा एल तरंगे। ठीक है, हमने पढ़ा पी एस, अब पढ़ेंगे हम एल तरंगे। एल तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो एल तरंगों की खोज जो है एच डी लब ने की थी। किसने? एच डी लब, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किए थे एच डी लब, तो इसलिए उनको लब यानी कि लब वेव्स कहा जाता है, यानी कि लब तरंगे कहा जाता है। इस तरंग की औसत गति लगभग 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरातलीय तरंगे होती हैं ये। ठीक है, और अत्याधिक जो है विनाशकारी तरंगे होती हैं, और ये क्या होती हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आपको 3 तरंगों के प्रकार समझ में आ गया, पी एस एल, पी एस एल। तो पी क्या है? तीनों अवस्थाओं में, ठोस, तरल, गैस, और जो एस है ये सिर्फ ठोस में, और सर्वाधिक जो विनाशकारी हो एल तरंगे होती हैं, जिसकी खोज जो है एच डी लब ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर एल तरंगे यानी कि लब तरंगे रख दिया गया उनका नाम। ठीक है, अब अगला बिंदु है हमारा, भूकंप को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो जो भूकंप है उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं, इसको आप थोड़ा सा समझने का मेरे साथ प्रयास करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें मैं बहुत ही आसानी से समझा सकूं। तो सबसे पहला प्रकार है महासागर, प्रशांत महासागरीय पेटी, फिर इसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी, फिर महाद्वीपीय पेटी। तो 3 प्रकार से जो है इनको भूकंप के क्षेत्रों को बांटा गया है। ठीक है, जो महाद्वीपीय पेटी है इसमें एशिया भी आता है और यूरोप भी आता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें एशिया का हिस्सा भी है, एशिया महाद्वीप, और यूरोप भी। ठीक है, और ये जो उत्तर अमेरिका वाला है, तो सर्वाधिक आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक भूकंप है कहाँ पर आता है। तो जो सर्वाधिक भूकंप है, सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। कहाँ आता है? प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है सर्वाधिक भूकंप। लगभग 63% भूकंप इधर आता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है महाद्वीपीय पेटी पर आता है 21%, इसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी पर आता है 16%। इस प्रकार इनका विभाजन किया गया है। अब भारत में भूकंप के आधार पर जो है भारत में 5 प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। बाकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, जिससे क्या है जो आपको चीज़ें कुछ रह गई होंगी, जो आपको जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बने रहना है, आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बाद में फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको रख लीजिए आप, रेडन गैस, रेडॉन गैस, इसको आप रख लीजिए। देखिए रेडॉन गैस की जो है अधिकता बढ़ जाती है, और इनको सबसे पहले क्या है, जो जैसे कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गए, इसको क्या ये लोग महसूस कर लेते हैं। इस गैस की जो है जैसे बढ़ती है वायुमंडल में, तो ये लोग महसूस कर लेते हैं, और ये सुरक्षित स्थानों की ओर ये लोग भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, प्रश्न पूछा जाता है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है, ये कौन सी गैस पहले विद्यमान हो जाती है, बढ़ जाती है, तो रेडॉन गैस बढ़ जाती है। तो आपको रेडॉन गैस का नाम याद रखना है। ठीक है, अगला ये देखिए भूकंप के कारण है। अगला अब हम समझेंगे कि अगर ये भूकंप आता है तो किस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है। तो भूकंप की तरंगों को, तीव्रता को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। उस यंत्र का नाम है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ उसको कहा जाता है, और जो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और उस यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। यह है सिस्मोग्राफ। इसमें आपको दिख रहा होगा ये तरंगों का क्या है, ये तरंगे बता रहा है। ठीक है, इधर। ठीक, चलिए आप लोग इस एक बार चित्र में भी देख लीजिए। क्या जो चित्र से चीज़ें होती हैं वो अधिकतर समय तक दिमाग में चलती हैं। ठीक है, चलिए फिर के बाद आता है जो भूकंपीय तरंगे हैं हमारा, जो इनको जो है इसके 3 स्केल हैं। इसके 3 स्केल कौन कौन से हैं? तो पहला स्केल है रिएक्टर स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप तीव्रता मापने में उपयोगी है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक जो है 1 से 9 तक होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक होती है।
फिर दूसरी स्केल है मर्केली स्केल, ये वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित नहीं है तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि मर्केली स्केल होती है जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित नहीं है। अगला है राशि फेरल स्केल। राशि फेरल स्केल भूकंप तीव्रता मापने में उपयोगी है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक जो होता है 1 से 9 तक होता है। तो आपको इतना भी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं विगत वर्षों में पूछे गए यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपको मैं 55 प्रश्न करवाऊंगा। अब 55 प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण वाले प्रश्न करवाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती हैं। तो किस स्थान पर सर्वप्रथम जो भूकंपीय तरंगे जो हैं अनुभव की जाती हैं, मैंने आपको बताया था किस स्थान पर। तो चाहे आप इसको भूकंप केंद्र कह दीजिए, चाहे भूकंप मूल्य कह दीजिए, या फोकस कह दीजिए, या हाइपोसेंटर इंग्लिश में कह दीजिए, तो यहाँ पे सभी संयुक्त रूप से F हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे क्या है महसूस की जाती है। अगला किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ये पार्क फील्ड को और कैलिफोर्निया को। तो सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं। मैं आपको बता रहा किस पेटी में आते हैं। ये आते हैं किस में आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना ये 63% इधर ही आते हैं। देखिए इधर 63% इधर भूकंप आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आप इस सही उत्तर होगा जापान। अब आपको पता सुनामी कैसे आती है। देखिए जब जो भूकंप है ये समुद्र के अंदर आता है, समुद्र में आता है, वहाँ पानी होता है तो सुनामी का रूप ले लेता है। और धरातल पे आता है तो ये भूकंप क्या है ध्वस्त करता है, इमारतें गिराता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक। अगला भूकंप के समय सबसे पहले किन तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये मैंने आपको बताया है, आपको गलत नहीं होना चाहिए। किस सबसे पहले कौन सी तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो पी तरंगों की सबसे पहले उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले किन तरंगों का अनुभव होता है। तो वही सेम चीज आपसे पूछा जाए तो पी तरंगे का सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा भूकंप को किस पैमाने से मापा जाता है। तो जो भूकंप को मापने का पैमाना कौन सा है। तो ये रिक्टर पैमाना है। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का परिमाण अधिकतम कितना हो सकता है। तो कितना हो सकता है। तो ये 9 हो सकता है। मैंने बताया था 1 से 9। ठीक है। तो 9 हो सकता है। अगला है कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो कौन सी तरंगे होती है। सी इसका सही उत्तर होगा। पी तरंगे होती हैं। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा और इसका एल भी होगा। तो क्या होगा सी और बी दोनों हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन में सिर्फ सी है तो आप दोनों याद रखिएगा। ठीक। अगला कौन सी तरंगे ठोस एवं तरल एवं गैस तीनों में जो ठोस तरल एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। तो कौन सी ऐसी तरंग है। तो पी तरंग है। मैंने आपको बताया था पी तरंग है जो ठोस में भी गैस में भी और तरल में भी ये ट्रेवल कर सकती है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस माध्यम में पी तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। तो कौन सी माध्यम में। तो ठोस में। जो पी तरंग होती है ये तरल में भी जा सकती है, ठोस में भी जा सकती है और क्या है गैस में भी जा सकती है, लेकिन सर्वाधिक वेग इसका कहाँ होगा। ठोस में होगा। अगला है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो कौन सी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी एस लहर यानी कि बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। ए हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी तरंगों की गति सबसे तेज होती है। जो सबसे तेज कौन सी तरंगों की गति होती है। तो ये होती है सी तरंगों की गति सबसे तेज होती है। यहाँ पे सी है लिखा है और एक कोष्टक लगा है। तो यहाँ पे सही उत्तर सी तरंगे यानी कि पी तरंगे होगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सी तरंगों की तीव्रता सबसे कम होती है। तो कौन सी तरंगों की जो तीव्रता सबसे कम होती है। तो सी यानी कि ऑप्शन नंबर पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी
पी तरंगों की तीव्रता जो है सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा तो एल तरंगें जो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अगला है, कौन सी तरंगें सबसे कम क्षति करती हैं? तो कौन सी तरंगें जो सबसे कम क्षति करती हैं? तो पी तरंगें जो सबसे कम क्षति करती हैं। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कौन सी तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं? तो कौन सी तरंगें जो अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंगें जो है अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। अगला है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। पी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरंगों का, पी तरंगों का भी, एस तरंगों का, एल तरंगों का। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रिक्टर पैमाने का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? कितना देखिए सरल क्वेश्चन है। ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और ये सारे प्रश्न क्या है? ये पूछे गए प्रश्न है। ये मैं अपने से कोई प्रश्न ऐड नहीं कर रहा। ये सारे प्रश्न क्या है? पूछे गए प्रश्न है। ये सारे प्रश्न परीक्षा वाली से संबंधित है। ठीक है। अगला है, अधिकेंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही क्या था? भूकंप केंद्र कहा जाता है, भूकंप मूल, फोकस, हाइपोसेंटर। ई हमारा सही उत्तर होगा। ई वाला एकदम सही उत्तर होगा। ये देखिए, जैसे पृथ्वी हो गई हमारी, आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। ये ऊपर भूकंप केंद्र अधिकेंद्र होता है, भूकंप केंद्र, और नीचे इसके नीचे क्या होता है? जहाँ पे सबसे पहले महसूस होता है भूकंप। अगला है, अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर आता है? तो ये 90 डिग्री, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। अगला है, अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। बी हमारा सही उत्तर होगा। जैसे जीव जंतुओं को पता चल जाता है तो वो स्थान खाली करके चले जाते हैं, क्योंकि ये रेडॉन गैस को जो है पहचान लेते हैं। ठीक है। अगला है, कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? तो कौन सी ऐसी तरंगें होती हैं जो सबसे कम लेकिन जो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? तो एल तरंगे। सबसे कम इनकी गति रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये क्या रहती है? विनाशकारी रहती हैं। अगला है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो क्या हो सकता है सुनामी का मुख्य कारण? तो भूकंप हो सकता है। क्या? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा भूकंप। अगला है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा जापानी भाषा का शब्द है जो है सुनामी। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्तावित पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया? ये किया रीड ने। ये किसने? रीड ने किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों में एल को धरातलीय तरंगे जबकि पी तथा एस को किस नाम से जाना जाता है? तो तथा पी तथा एस को किस नाम से जाना जाता है? तो भूगर्भिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। भूगर्भिक तरंगों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल को किस तरंगों? धरातलीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न में भी क्या है? फैक्ट छुपा हुआ है। ठीक है। अगला, सिस्मोमीटर किसका मापन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता का जो मापन करता है सिस्मोमीटर। अगला प्रश्न है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, सह भूकंप रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रिक्टर पैमाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था? डेट भी बहुत है, तो 1935 में किया गया था। ये आपको एकदम याद रखना है। तो बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश भूकंपीय तरंगों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, अर्थात सर्वाधिक भूकंपों का सामना करता है? तो कौन सा ऐसा देश है? तो इसका सही उत्तर जापान। आपको पता होगा जापान में भूकंप आते रहते हैं, 24 घंटे में 2-3 भूकंप आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी तेज है, इतनी तंदुरुस्त है को तुरंत सड़कों का निर्माण तुरंत जैसे भी हो तुरंत कर लेता है। अगला है, प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं प्राथमिक तरंगे? तो आपको पता है पी तरंगों को ही प्राथमिक कहते हैं और एस को द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना हमारा ए ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भूकंप अधिकेंद्र
से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये छाया क्षेत्र कहलाता है, यानी कि बी भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। जो हमारा बी होगा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र? ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। ये है जहाँ के 63% जो है भूकंप आते हैं। अगला है, प्लेट विवर्तनिकी, जिसे प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है, प्रक्रिया के कारण पृथ्वी उपमहाद्वीप में कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। बी हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप विज्ञान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भूकंप मूल यानी कि जिसे फोकस कहते हैं, किस प्रकार का स्थान होता है? तो किस प्रकार का ये स्थान होता है? तो ये वो उस प्रकार का स्थान होता है जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये वहाँ उस प्रकार का स्थान होता है जहाँ जो भूकंप बनता है, इसके बाद ऊपर क्या होता है, महसूस किया जाता है। अगला है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंधित है? जो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर जो पृष्ठभूमि बिंदु से संबंधित है। तो बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। जो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। तो क्या होती है, भूकंप जब समुद्र में आता है तो सुनामी का रूप ले लेता है। अगला है, भूकंप में धरातलीय तरंगे कैसी होती हैं? तो जो भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती हैं। कैसी? एल तरंगे होती हैं। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। इसका एक भी कोई फिक्स आकार नहीं होता। अगला है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, समभूकंप रेखा कहा जाता है। ये पीछे मैं आपको करवा चुका हूं। अगला प्रश्न, कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप है। कौन सी? भूकंप है। अगला है, भूकंप के आने का प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, प्लेट विवर्तनिकी भी है, भ्रंश भी है, पृथ्वी का भूपटल पर संकुचन और पृथ्वी का परिभ्रमण भी है, ज्वालामुखी विस्फोट। तो एफ हमारा सही उत्तर होगा। यह होगा प्राकृतिक कारण। अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं कि जो भूकंप के आने का मानवीय कारण भी हो सकता है। मानवीय कारण क्या है? अत्यधिक उत्खनन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो ये मानवीय कारण है। जो बांध बना रहे हैं तो ये मानवीय कारण है। क्या है? ये भूकंप के आने के। अगला है, भूकंप आने का मानवीय कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, परमाणु विस्फोट, खनन विस्फोट, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में किया जा रहा विकास कार्यक्रम। तो हमारा जो ई वाला ऑप्शन है, उपयुक्त सभी वाला, तो यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो विवर्तनिक भूकंप को कहा जाता है। तो हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्कोली ने किया था। किसने? मार्कोली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सीई रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया था? तो कब किया था इन्होंने? ये किया था 1935 में। कब किया था? 1935 में किया था। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके पहले भी मैं ये बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, वे भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं जिनकी प्रकृति जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि द्वितीय तरंगे और गौड़ तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी तरंगे कहा जाता है। तो ये हमारे 50+ जो क्वेश्चन हो गए। बाकी आप यहाँ तक बने रहे हमारे साथ, उसके लिए आपका दिल से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ मैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपको कमेंट में बताना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी
कि आपको कुछ समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलता है अगली बार, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।